Very good morning to all of you. So today we're just going to start a new chapter of our syllabus and that is force and pressure. Okay? आज हम लोग अपनी क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टॉपिक क्या है, उसका हेडिंग क्या है, फोर्स एंड प्रेशर. ओके, इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर. ओके, आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम फोर्स किसे बोलते हैं, हम प्रेशर किसे बोलते हैं, फोर्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, फोर्स की हेल्प से हम क्या किस टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आज के क्लास में हम लोग देखेंगे. ओके, फोर्स एंड प्रेशर. You must have experienced that to do different things like lifting your school bag, opening a door, kicking football, etc. You have to apply force. Thus, we required force to move, to change speed, direction और shape of any object. आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी स्कूल बैग को, जैसे आप लोग स्कूल बैग लेके स्कूल आते हो, तो जब आप घर पे स्कूल बैग्स को उठाते हो तो उसको उठाने के लिए भी, प्लस अगर कोई भी दरवाज़ा बंद होता है उसको बंद करने के लिए भी, उसे खोलने के लिए भी, फुटबॉल को किक करने के लिए भी, इस पेन को और फेंकने के लिए भी, हर चीज़ के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, हर चीज़ के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है. ठीक है, फोर्स अप्लाई करना होता है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे चीज़ में, जैसे कि आप स्कूल बैग को उठाते हो, दरवाज़ा को खोलते हो, फुटबॉल को किक करते हो, और भी बहुत सारे काम जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस काम को करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, फोर्स हमें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में लाना है, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, रेस्ट में लाना है, उसके स्पीड को चेंज करना है, उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करना है, हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. चाहे हमें किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करना, उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो यही चीज़ आपको इस स्लाइड के थ्रू बताया गया है कि आपने भी ये चीज़ एनालाइज किया होगा, ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हो, फुटबॉल किक कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बॉल को बैट से मार रहे हो, तो हर चीज़ में, हर चीज़ जो आप ये परफॉर्म कर रहे हो, ये सारे चीज़ों को करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है. ठीक है, फोर्स हमें क्यों फोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि फोर्स की हेल्प से अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसे हम मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. ये सारा जो चीज़ है, शेप चेंज करना, ये सब चीज़ हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, तो ये सब चीज़ के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगा. ओके, Force is a push or pull acting on a body which change its state of rest or motion. अब हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है. तो फोर्स आपका पुश और पुल है, जो कि आप बॉडी पे एक्ट करते हो ताकि बॉडी के स्टेट को चेंज कर सको. अगर रेस्ट में है तो मोशन, मोशन में है तो रेस्ट, स्पीड को चेंज कर सको, डायरेक्शन को चेंज कर सको. ओके, फोर्स आपका क्या होता है, जैसे हमारे चैप्टर का हेडिंग ही है फोर्स एंड प्रेशर, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि फोर्स हम किसे बोलते हैं. तो फोर्स हम किसे बोलते हैं, तो फोर्स आपका कुछ नहीं है, पुश और पुल. पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, और पुल मतलब क्या होता है, खींचना.
ठीक है। तो फोर्स आपका पुश और पुल है जो कि आप बॉडी पे अप्लाई करते हो ताकि बॉडी का जो स्टेट है, अगर रेस्ट है तो मोशन में आ जाए, मोशन है तो रेस्ट में आ जाए, स्पीड चेंज कर सको, डायरेक्शन चेंज कर सको, जो बॉडी का स्टेट है उसको चेंज कर सको। उसके लिए जो आप फोर्स उसके लिए आप जो पुश और पुल अप्लाई करते हो बॉडी पे, वही चीज आपका क्या होता है, वही चीज हमारा फोर्स होता है। ओके, सिंपली हम फोर्स किसे बोल सकते हैं, कोई भी पुश और पुल जिसके थ्रू बॉडी के स्टेट को हम चेंज कर सके, दैट इज नोन एज अ फोर्स। ओके, the force applied on an object can be large or small. The strength of force is expressed by its magnitude. Force is denoted by letter F and its unit is Newton in. ओके, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आप बॉडी पे बड़ा ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो और कम फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपको क्या करवाना है, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ है कि ज़्यादा कम, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, ठीक है। फोर्स के स्ट्रेंथ, जैसे फोर्स आपका कम भी हो सकता है और फोर्स हमारा ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अब ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स का, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फोर्स के स्ट्रेंथ को हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो फोर्स के स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, लेटर एफ से। अगर हमें कहीं भी फोर्स को डिनोट करना होता है, फोर्स लिखना होता है, तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ओके, फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स को डिनोट कैसे करते हो आप, फोर्स को डिनोट करते हैं हम एफ लेटर से, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है हमारा न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखें कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स एक पुल और पुल है, पुश और एक फोर्स आपका एक पुश और पुल है जो कि आप बॉडी पे एक्ट करते हो ताकि बॉडी का जो स्टेट है, अगर रेस्ट है तो मोशन, मोशन है तो रेस्ट, मतलब ओवरऑल उसके स्टेट को चेंज कर सके, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स आपका छोटा भी हो सकता है, फोर्स आपका बड़ा भी हो सकता है। तो अब ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स का, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इस स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ओके, अगर फोर्स को हमें डिनोट करना होता है तो हम फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं, फोर्स को हम लेटर एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, फोर्स को हम लेटर एफ से डिनोट करते हैं। और फोर्स का एसआई यूनिट आपका क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है हमारा न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, two objects must interact with each other for force to act. For example, the door of your room will not open unless you apply force on it to pull or push it with your hands, ठीक है। अगर कहीं पे भी हमें फोर्स अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट नहीं होगा तो फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। फोर्स अप्लाई का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका दो ऑब्जेक्ट का, टू ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन। जैसे कि अगर आपको
डोर पे फोर्स अप्लाई करना, अगर दरवाजा पे आपको फोर्स अप्लाई करना है तो दरवाजा, डोर और आपके हैंड में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट, एक दरवाजा हो गया और एक आपका क्या हो गया, एक आपका हाथ हो गया, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तब जाके उस डोर पे आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो। फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो डोर से, ठीक है, अगर आपको अपने डोर के रूम को खोलना है तो आप तब तक नहीं खोलोगे जब तक आप उस पे पुलिंग वाला या पुश वाला फोर्स अप्लाई नहीं करोगे अपने हाथ से, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है तो यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर दरवाज़ा खोलना है, अगर दरवाज़ा तभी हम खोल सकते हैं जब हम दरवाज़ा को पुश या पुल करेंगे, ठीक है, यानी हमारा हाथ और दरवाज़ा के बीच में इंटरेक्शन होगा, ओके। Here there is an interaction between the door handle and your hand. यहाँ पे क्या होगा, Here there is an interaction between the door's handle and your hand. यहाँ पे किस चीज़ का इंटरेक्शन हो रहा है, तो डोर का, हैंडल का और हमारे हाथ का। जैसे कोई भी फोर्स अप्लाई करना है तो हमें दो ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें दरवाज़ा खोलना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, पुश या उसको पुल करना होगा ना। तो उस टाइम में जब हम उसको पुश या पुल करेंगे तो वहाँ पे दरवाज़ा का जो हैंडल होगा और जो हमारा हाथ होगा, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तब जाके दरवाज़ा पे फोर्स लगेगा और दरवाज़ा खुलेगा, ओके। Resultant force, single force which acts on a body to produce the same effect on it as done by all the forces collectively is called resultant force. रिजल्टेंट फोर्स हम किसे बोलते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एक एग्जाम्पल। जैसे सपोज दैट आपका एक दरवाज़ा है, नहीं, सपोज दैट क्लास में जो डेस्क होता है, जो पोडियम है वो है, ठीक है, डेस्क समझ लो कि डेस्क है, ठीक है। अगर दो आदमी, स्लाइड के थ्रू, मान लो ये आपका डेस्क है, ठीक है, और यहाँ पे दो इंसान, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों आपका इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये मान लो कि 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, ये आपका 8 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होता है, सिंगल फोर्स जो कि बॉडी पे एक्ट किया जाता है ताकि जो इफेक्ट है वो इफेक्ट वहां पे दिख पाए। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा 8/5 = 13 न्यूटन होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इसी बॉडी पे लगाया जा रहा है ताकि ये बॉडी मूव कर सके, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा 8 + 5 = 13 न्यूटन होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा 13 न्यूटन होगा। अगर यही डिस्क यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, और यहाँ से एक इंडिविजुअल इसको मूव करवाने का कोशिश कर रहा है और इस डायरेक्शन से एक इंडिविजुअल इसको धक्का दे रहा है, यहाँ से ये इसको 5 न्यूटन दे रहा है और यहाँ से इसको ये 8 न्यूटन से दे रहा है। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा, 8 - 5 = 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन। तो ये और ये वाले डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा है, तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, इस साइड में, ये वाला सामने वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपका सिंगल फोर्स होता है जो कि बॉडी पे लगता है और उसका इफेक्ट दिखता है। अगर एक ही डायरेक्शन में बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सम होगा। अगर एक ही बॉडी पे डिफरेंट डायरेक्शन से, अलग मतलब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपका बिगर माइनस स्मॉलर जो आएगा वो होगा, ठीक है।
तो अब समझ गए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स हमारा, अगर एक डायरेक्शन में बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो सम ऑफ द ऑल फोर्सेस विल बी रिजल्टेंट फोर्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारा इसका माइनस होगा। ओके फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो पहला इफेक्ट है फोर्स का कि फोर्स अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है तो उसको स्टॉप कर सकता है, उसको रोक सकता है, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन को स्टॉप कर सकता है। गॉट इट? द अप्लाइड फोर्स कैन बी यूज्ड टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन object. You must have seen a goalkeeper stopping the ball using a force of his hand. फोर्स मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप कर सकता है। इसको देखने के लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हो। जैसे गोलकीपर आपका खड़ा रहता है तो जैसे मूविंग बॉल आता है तो गोलकीपर अपने हैंड का फोर्स अप्लाई करके उस मोशन के, उस बॉल के मोशन को स्टॉप कर देता है। जैसे आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, फिगर नहीं है इसमें। जैसे कि अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप कर सकता है। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं जैसे कि गोलकीपर का एग्जांपल लेके, गोलकीपर क्या करता है, मूविंग बॉल को अपने हैंड का फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें पता चल गया कि फोर्स कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चल गया कि फोर्स कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है। ओके, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स आपका, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फोर्स मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप कर सकता है, और ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया कि फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर अभी कोई आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करके आप उसको राइट डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हो। फोर्स आपके ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। द फोर्स अप्लाइड कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। You must have been seen a batsman hitting a ball with his bat. By doing so, he is changing the why it is not happening? He is changing the direction of a ball with the help of a force applied by the bat. ठीक है, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकता है, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना, आपको एग्जाम्पल देखना होगा। जैसे आपने देखा होगा, आप जब क्रिकेट देखते होगे तो जो बैट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप फिगर के थ्रू देख सकते हो, बॉल देखिए आपका इस डायरेक्शन से आ रहा है, बॉल आपका इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इसको बैट से हिट करके इसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। तो फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकता है, इसको आप इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। जैसे आप एक बैट्समैन को कंसीडर करो और एक बॉल आ रहा है, मान लो बॉल ये वाले डायरेक्शन से आ रहा है, ये बैट्समैन अपने बैट से उस बॉल को हिट करके उसका डायरेक्शन इधर भेज देगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट बैट्समैन इसको फोर्स अप्लाई किया, बैट से फोर्स अप्लाई किया और इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि फोर्स कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है। इसके लिए आप एग्जांपल देखिए गोलकीपर का, गोलकीपर अपने हैंड के फोर्स के अप्लाई करके मूविंग बॉल को स्टॉप कर देता है, रेस्ट वाले स्टेट में लेके आ जाता है।
सेम वैसे ही हमने क्या देखा कि फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इसको समझने के लिए हम बैट्समैन का एग्जांपल कंसीडर किए। यहाँ से इस डायरेक्शन से बॉल आ रहा है और ये बैट्समैन अपने बैट से फोर्स अप्लाई करके इस बॉल को हिट करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को फोर्स अप्लाई करके चेंज कर दे रहा है। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, 5 से 10 कर सकते हो, 10 से 15 कर सकते हो। इसको समझने के लिए आप समझो, जैसे कि आप फुटबॉल को किक करते हो, ठीक है। जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो, फुटबॉल मोशन में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मोशन कम होने लगता है। फिर जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो उसका मोशन और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि फोर्स कैसे जो स्पीड होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है उसको चेंज करता है। इसके लिए हमने क्या बोला, इसके लिए आप एक एग्जांपल करिए, आप एक फुटबॉल को कंसीडर किए, उस फुटबॉल को आपने किक किया, कुछ टाइम बाद उसका स्पीड कम हो जाता है। फिर से जाके आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, उसको किक करोगे तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे चेंज करता है। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को कैसे चेंज करता है, इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स आपका ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके शेप को भी चेंज कर सकता है फोर्स, और साइज को भी चेंज कर सकता है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमको कौन सा एग्जाम्पल कंसीडर करना होगा, चलिए देखते हैं। द अप्लाइड फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ डॉग कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट्स। सिमिलरली, द शेप ऑफ अ रबर कैन बी चेंज्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। अभी तक हम लोग सिर्फ गेम का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब हम लोग की जो घर में होता है उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि फोर्स कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को और उस ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा, जैसे हमारे घर में आटा से रोटी बनता है ना, ठीक है। तो वो जो छोटा छोटा जो डॉप होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी फोर्स के हेल्प से उसको हम लोग ब्रेड के फॉर्म में यानी रोटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या फिर जब हम आटा गूंथते हैं तो उस टाइम में भी हम ये आटा का शेप कैसे चेंज करते हैं, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई करके उसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझिए, सिंपल सा एग्जांपल समझना होगा रोटी बनाने वाला, ठीक है। उसमें छोटा छोटा हम लोग उसका डॉप लेते हैं आटा का और फिर वहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी फोर्स से हम लोग वो रोटी का शेप बनाते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करके हम लोग शेप को चेंज करते हैं। या फिर इसको समझने के लिए आप एक बोतल कंसीडर करिए, ठीक है। वो बोतल अगर सर्कुलर फॉर्म में है, उसको आप फोर्स लगा कर उसको कंप्रेस करोगे तो उसका आकार चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि फोर्स कैसे शेप को चेंज करता है। अब हमें क्या समझना है कि फोर्स कैसे साइज को चेंज करता है। तो इसको समझने के लिए आप ये वाले एग्जांपल कंसिडर करिएगा। एक रबर बैंड जो इतना छोटा सा साइज का होता है, ठीक है। रबर बैंड इतना छोटा सा साइज का होता है और जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं,
जैसे हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हमने देखा कि फोर्स से कैसे हम लोग शेप को चेंज कर रहे हैं और फोर्स से कैसे हम लोग साइज को चेंज कर रहे हैं। शेप को चेंज करने के लिए हमने रोटी बनाने वाला एग्जाम्पल देखा और साइज को चेंज करने के लिए हमने रबड़ का एग्जाम्पल लिया। रबड़ को हम जैसे स्ट्रेच करते हैं उसका साइज चेंज हो जाता है। ओके, तो हमने देखा अभी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमने डिस्कस किया। वहाँ पे हमने क्या देखा कि फोर्स आपका मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। उसको समझने के लिए हमने गोलकीपर का एग्जाम्पल लिया। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसको समझने के लिए हमने बैट्समैन का एग्जाम्पल लिया। फोर्स आपके मूविंग डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स हमारा जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का उसको चेंज कर सकता है। उसको समझने के लिए हम फुटबॉल की किकिंग ऑफ फुटबॉल वाला एग्जाम्पल लिए। फिर हमने देखा कि फोर्स आपका शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है और उसको समझने के लिए हमने रोटी बनाने वाला और रबड़ को स्ट्रेच करने वाला एग्जाम्पल लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने फोर्स के बारे में देखा और फोर्स के इफेक्ट्स को हमने कवर किया। फोर्स क्या होता है आपका? फोर्स कुछ नहीं होता है, पुश और पुल होता है जो आप बॉडी पे एक्ट करते हो ताकि बॉडी के स्टेट को चेंज कर सको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और बहुत सारे काम करने में हमें फोर्स अप्लाई करना होता है, चाहे वो स्कूल बैग उठाना हो, चाहे वो दरवाज़ा खेलना हो, चाहे फुटबॉल किक करना हो, साइकिल चलाना हो, कुछ भी करने में हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमने देखा। फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। हाँ, और एक चीज़ हमने देखा कि फोर्स को हम लोग किस लेटर से डिनोट कर रहे थे? एफ से। और फोर्स आपका स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। उसको स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे थे। और फोर्स का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है हमारा न्यूटन। ओके, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर किया, फोर्स और उसका इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।